आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है, ठीक है। और कल जो है वो हम जो ब्रीडर रिएक्टर था उस तक पहुंच गए थे। मेटल लिक्विड मैटर रिएक्टर या यूरेनियम ब्रीडर रिएक्टर जो है यह हमने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, ये कल हमने स्टार्ट किया था और इसके अंदर जो है मैंने आपको ये बताया था कि जो नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है, उसके अंदर 0.7% जो है वो यूरेनियम 23592 होता है और यूरेनियम 23892 जो है वो 99.1% होता है। ये दो आइसोटोप्स जो हैं, तो इसमें ज़्यादा अबंडेंट जो है वो ये वाला आइसोटोप है और ये वाला जो आइसोटोप है इसकी अबंडेंस कम है, ठीक है। अब जो वैसे नेचुरल यूरेनियम होता है उसके अंदर अगर आप फिशन यानी कि जो जिसमें से आपने आइसोटोप्स जो हैं उनको अलहदा नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर अगर आप फिशन का रिएक्शन जनरेट करना चाहते हैं तो उसको जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि आपने कंट्रोल्ड करना है या आपने अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट करना है। तो कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि यूरेनियम 23892 जो है वो अनकंट्रोल्ड के लिए है और यूरेनियम 23592 जो है वो कंट्रोल्ड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक प्लूटोनियम मैंने कल एक और आपको बताया था, यूरेनियम 23992, ठीक है। ये वाला जो आइसोटोप है ये 94 प्लूटोनियम, इसको भी यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप, यानी कि रेडियो आइसोटोप ऐसा आइसोटोप होता है जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियली जिसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। तो ये 3 किस्म के हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं जिनको हम आम तौर पर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे आपने पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना है या चाहे आपने उसको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए उस एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जो है कल मैंने किधर तक लिखवाया था, ये दिखाएंगे ज़रा मुझे। यूरेनियम इज़ द लाइटर फिशन इन मटेरियल अकरिंग यूरेनियम इज़ द लाइटर यूरेनियम। अच्छा, जो नेचुरल अकरिंग यूरेनियम है, ठीक है, इन नेचुरल अकरिंग यूरेनियम, ठीक है, जो नेचुरल अकरिंग यूरेनियम है इसके अंदर द लाइटर आइसोटोप, जो लाइटर आइसोटोप है हमारे पास यूरेनियम 23592, ये सिर्फ 0.7% है और एंड अदर आइसोटोप यूरेनियम 23892 इज़ 99.1%। इसका मतलब है कि जो यूरेनियम 23892 है ये 140 टाइम्स मोर अबंडेंट, ये ज़्यादा अबंडेंट है
then uranium 235 92 in the natural uranium, यानी कि जो आपकी नेचुरल यूरेनियम है, जो एलिमेंट है, अब ये तो सारे उसके अंदर आइसोटोप्स हैं, 239 हो गया, 238 हो गया, 235 हो गया, लेकिन ज़्यादा अबंडेंस किसकी है? अबंडेंस का मतलब होता है ज़्यादती, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, उसको हम क्या कहते हैं? अबंडेंट, बढ़ जाना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो अबंडेंस ज़्यादा किसकी है? यूरेनियम 238 92 की, यानी कि ये 140 टाइम्स, 140 गुना यूरेनियम के अंदर। आप देखें ना 99.1% और 0.7% में कितना फ़र्क है। इसका मतलब है कि जो एटम बम बनाना है वो तो फिर आसान हुआ एज़ कंपेयर टू पीसफुल पर्पस ऑफ एनर्जी, उसके मुकाबले में, क्योंकि ये तो आइसोटोप आपको ज़्यादा मिल रहा है, ये वाला, ये तो ज़्यादा मौजूद है। तो इसको अगर आप जो है इस्तेमाल करेंगे तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला, ये पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अबंडेंस किसकी ज़्यादा है? ये 140 टाइम्स ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है जो नेचुरल यूरेनियम के अंदर। तो ये जो रेशो है, दिस रेशो makes the chain reaction impossible in the natural uranium। अब ये रेशो जो है, इसकी वजह से जो नेचुरल यूरेनियम है उसके अंदर फिशन को जनरेट करना एक प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि क्यों प्रॉब्लम है भाई, नेचुरल यूरेनियम को क्या तकलीफ है, उसमें क्यों नहीं फिशन जनरेट हो जाती? तो इसकी बैकग्राउंड आपने पीछे पढ़ी है, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड आपने क्या पढ़ी है? आपने ये पढ़ी है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सूटेबल हैं इसके लिए, या यूरेनियम 239 के लिए, ठीक है, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं इस यूरेनियम के लिए सूटेबल है, और स्लो न्यूट्रॉन्स इस वाले आइसोटोप के लिए सूटेबल है। तो अब जो नेचुरल यूरेनियम है उसके अंदर तो ये सारे मौजूद हैं, तो अब आप कौन सा यूज़ करेंगे? फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे? नहीं पता आपको, तो फिर आप नेचुरल यूरेनियम के अंदर फिशन को जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने फिशन को जनरेट करना है तो फिर इन आइसोटोप्स को अलहदा करके इन आइसोटोप्स का अलहदा फ्यूल बनाना पड़ेगा, और उस अलहदा फ्यूल के अंदर कोर ऑफ रिएक्टर में रख कर आपको रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट करवाना पड़ेगा। खाली आप सीधा सीधा यूरेनियम पूरा इकट्ठा लें जिसके अंदर सारे आइसोटोप्स मौजूद हैं और उसको रिएक्टर के अंदर भर दें और कहें कि हम फिशन को स्टार्ट कर लें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसके लिए कंडीशंस हैं। जो फिशन रिएक्शन है, इसकी चेन फिशन रिएक्शन जो है, इसके इनिशिएट होने के लिए कंडीशंस हैं। क्या तीनों के तीनों न्यूट्रॉन यूज़ करने हैं या तीन में से एक न्यूट्रॉन जो है उसको यूज़ करना? तो ये बात समझ आ रही है इस जुमले की कि नेचुरल यूरेनियम के अंदर फिर चेन रिएक्शन को प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं है, आपको आइसोटोप्स जो हैं वो अलहदा करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो ज़्यादातर हमारे पास फास्ट न्यूट्रियन होते हैं, मोस्ट ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन्स
produced in the fission of यूरेनियम 235-92, जो कि प्रोड्यूस होते हैं, जो फिशन हो रही थी यूरेनियम 235-92 की, आर स्लोड डाउन टू एनर्जी ऑफ लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्लो डाउन हो जाती हैं। जाहिर बात है उसके अंदर आपने क्या भरा होता है, मॉडरेटर के साथ क्लूजन्स होते हैं, तो क्लूजन्स होने के बाद इनकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, थ्रू इलास्टिक क्लूजन्स which makes it impossible to produce fission in uranium 238-92। अब ज़ाहिरी बात है कि आपका जो नेचुरल यूरेनियम है, उस नेचुरल यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235-92 भी है और यूरेनियम 238-92 भी है। तो जो जब फिशन स्टार्ट होगा, यानी कि यूरेनियम 235 के अंदर जो स्लो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी एनर्जी जो है वो लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जारी बात है काइनेटिक एनर्जी कम है, स्लो न्यूट्रॉन्स है, तो वो स्लो न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे उनकी एनर्जी लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये एनर्जी क्यों कम हो रही है? क्योंकि इनके क्लूजन हो रहे हैं, और इन क्लूजन्स की वजह से जब ये न्यूट्रॉन स्लो हो गए हैं तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये फिशन को जनरेट करें यूरेनियम 238 के अंदर। ठीक है जी, ये बात क्या हो रही है? आइसोटोप पैदा नहीं किया हुआ, बात हो रही है ये नेचुरल यूरेनियम पड़ा हुआ है कोर के अंदर। आपने फिशन को स्टार्ट करने की कोशिश की, कोशिश के अंदर अब यूरेनियम 235 है, 238 भी है, तो 238 फास्ट के लिए है, 235 स्लो के लिए। तो अब वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर स्लो न्यूट्रॉन, उनके लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो यूरेनियम 238-92 के अंदर फिशन को जनरेट कर सके, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और उनके लिए आपको कौन सा चाहिए? यूरेनियम 235-92 चाहिए। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि इस वजह से जो रिएक्शन है वो नेचुरल यूरेनियम जो है उसके अंदर अकर नहीं करता। तो ये जो स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स हैं, दीज स्लोड डाउन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस फिशन इन यूरेनियम 235-92। ये जो स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? ये फिशन प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? यूरेनियम 235-92 के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आइसोटोप है, इट हैज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, बट दिस isotope has very small quantity in
नेचुरल यूरेनियम। लेकिन नेचुरल यूरेनियम के अंदर इसकी कितनी है, ये 0.7% के बराबर आई है। ठीक है, तो ये बहुत कम है। ठीक है, इट्स क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। इस वजह से फिशन चेन रिएक्शन जो है दैट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, अब ये वाला तो आइसोटोप है ही उसमें बहुत कम है और न्यूट्रॉन स्लो है। तो यूरेनियम 238-92 के लिए क्या चाहिए, फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए, और ये बहुत कम है। तो अब पूरा वो जो यूरेनियम पड़ा हुआ है उसके अंदर रिएक्शन को इनिशिएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हेंस it is not possible to initiate the fission chain reaction in the uranium. यहाँ पर नेचुरल का भी इजाफा कर रहे हैं, नेचुरल यूरेनियम। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप नेचुरल यूरेनियम के अंदर जो है वो इसको स्टार्ट कर सकें। तो अब जो ये स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, चूंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि ये यूरेनियम 235 के साथ ये कोलाइड करें, यानी कि उस पूरे यूरेनियम के अंदर इनकी प्रोबेबिलिटी कोलिजन्स की, अब पूरा ना यूरेनियम है उसमें 238 भी है, 239 भी है, उसके अंदर 235 भी है। तो अब इनकी ये प्रोबेबिलिटी, जब आप पूरे यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो इन स्लो न्यूट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वैसे तो जो जब आप बात करते हैं कंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन की, तो उसके अंदर तो सिर्फ कौन सा आइसोटोप निकाला होता है आपने, 235-92 निकाला होता है। तो वहाँ तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है जब उसको कोर के अंदर भरा होता है, लेकिन अब जब पूरा यूरेनियम है तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, निग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं रहता कि नेचुरल यूरेनियम के अंदर जो है, चूँकि स्लो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि नेचुरल यूरेनियम के अंदर वो स्लो न्यूट्रॉन जो हैं वो यूरेनियम 235-92 के साथ कोलाइड करें और रिएक्शन को नेचुरल यूरेनियम के अंदर इनिशिएट कर दें। वो प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दैट इज ऑलमोस्ट गोज टू 0, ना होने के बराबर है। ठीक है, वो हो सकता है कहीं पे कोई इक्वल टू 0 नहीं कह रहे, गोज टू 0, यानी कि बहुत कम चांस है कि ऐसा पॉसिबल हो। इसलिए यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम के अंदर फिशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करता। अच्छा, अब एक और जो हमारे पास आइसोटोप है जिसको हम कहते हैं प्लूटोनियम, इसका कल भी मैंने जिक्र किया था। ठीक है, प्लूटोनियम जो है 239-94, ठीक है, ये वाला जो आइसोटोप है, ये आपको कल बताया था कि ये रेडियो आइसोटोप है, यानी कि इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है उसके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, तो एन अदर फिशन एबल मटीरियल with
slow neutrons is platinum, uranium 239-94, which does not occur in nature. ये वैसे नेचर नहीं पाया जाता. But can be produced by the capture of fast न्यूट्रॉन्स. ठीक है, लेकिन इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. कैसे? यानी कि आप जो है फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको बम्बार्ड करें, ठीक है, ऑन अबंडेंट यूरेनियम 238-92 के ऊपर, इन नेचुरल यूरेनियम. नेचुरल यूरेनियम में, ठीक है, वाया रिएक्शन. तो जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं उनके लिए एक और मटेरियल भी, फिशनेबल मटेरियल भी मौजूद है जिसका नाम प्लूटोनियम है, यानी कि 239-94. स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर भी फिशन को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस मटेरियल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये नेचुरली अकरिंग नहीं है. इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है जब आप यूरेनियम 238-92 के ऊपर बम्बार्ड करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, और यूरेनियम 238-92 जो है वो उन फास्ट न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके नतीजे में कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, उसके वो रिएक्शन होता है, फिर उसमें कुछ पार्टिकल्स भी जो है वो निकलते हैं. तो ये रिएक्शन क्या होता है इसको लिख लेते हैं हम नीचे. ये जिसकी बात कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 238-92 ये इसने कैप्चर किया, तो यूरेनियम 239-92 बना, प्लस गैमा रेज निकली इसके अंदर से, जिनकी की हाफ लाइफ हमारे पास 24 मिनट है. ठीक है, ये 24 मिनट तक की हाफ लाइफ रहेगी इस रिएक्शन की. पहला रिएक्शन हो गया. उसके बाद दूसरा, ये यूरेनियम 239-92 जो है ये फर्दर कन्वर्ट होगा नेपच्यून के अंदर 239-93 प्लस बीटा पार्टिकल निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और साथ एक न्यूट्रिनो जो है वो निकलेगा, और इसकी हाफ लाइफ हमारे पास होती है 24,000 ईयर्स. ठीक है जी. उसके बाद थर्ड रिएक्शन, यही जो नेपच्यून है 239-92 ये आगे से कन्वर्ट होगा Pu प्लैटिनम 239-94 के अंदर बीटा पार्टिकल निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो भी कितनी होगी, वो भी 24,000 ईयर्स होगी. तो ये पूरा रिएक्शन है.
ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि यूरेनियम 23892 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। कैप्चर हुआ न्यूट्रॉन, कंपाउंड न्यूक्लियस बना, वो कंपाउंड न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हुआ 23992 में, और गैमा रेज निकली। ये रिएक्शन रहा 24 मिनट है इसकी हाफ लाइफ। उसके बाद ये यूरेनियम 239 जो है ये नेपच्यून 23993 के अंदर कन्वर्ट हुआ, बीटा पार्टिकल निकला। अब जारी बात है जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक से वो बढ़ जाएगा, Z बढ़ जाएगा एक से, ठीक है। इसलिए 92 किस में कन्वर्ट हो गया 93 के अंदर, और साथ न्यूट्रिनो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो निकलेगा। फिर ये नेपच्यून जो है कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम के अंदर, फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा और न्यूट्रिनो, फिर एक से जो है वो यानी कि 93 से कितना हो जाएगा वो 94 हो जाएगा, एक से और बढ़ जाएगा कोई बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ भी 24,000 ईयर्स है, उसकी भी 24,000 ईयर्स है हाफ लाइफ। तो ये पूरा रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन से ये जो रिएक्शन अकर कर रहा है इससे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम ये जो कि एक अच्छा आइसोटोप है किसके लिए, स्लो न्यूट्रॉन्स के लिए। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो कैप्चर हो रहे हैं यूरेनियम 238 से, उससे यूरेनियम 239 बन रहा है, और एक अनस्टेबल आइसोटोप जो है यूरेनियम 239 94 या यूरेनियम 239 जो है 92, ये क्या है, ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है, ठीक है। ये यूरेनियम का आगे से प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या है, ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है। तो जब यूरेनियम जो है 239 डिके करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है नेपच्यून के अंदर, ठीक है। और नेपच्यून जो है उसमें एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है। फिर उसके बाद ये नेपच्यून जो है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 4.3 ठीक है डेज जो है वो होगी। फिर ये प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट होगा, और प्लूटोनियम में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसके अंदर से एक जो है बीटा पार्टिकल वो निकल जाएगा, और साथ एंटी न्यूट्रॉन, यानी कि ये पूरा रिएक्शन जो है ये आपका अकर कर जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर एक और रिएक्शन है कि इसी के अंदर अगर अल्फा डिके हो जाए, देखिए अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि इधर तो गैमा रेज निकली थी और आगे जो अगले दो रिएक्शंस थे उनके अंदर बीटा पार्टिकल्स निकला था, यानी कि गैमा डिके हुआ है और बीटा डिके हुआ है। लेकिन अगर अल्फा डिके हो जाए तो ठीक है, इन केस ऑफ अल्फा डिके, अगर अल्फा डिके हो जाए तो प्लूटोनियम जो है 23994 ये किस में कन्वर्ट होगा, यूरेनियम 23592 प्लस हीलियम। तो क्या हुआ, यानी कि जब अल्फा डिके होगा तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा आइसोटोप में, यूरेनियम 23592 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्लूटोनियम आइसोटोप है इसको हम यूज़ करते हैं रिएक्टर फ्यूल के तौर पर, और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर एटॉमिक बम भी आ जाता है, इस केमिकली डिफरेंट फ्रॉम यूरेनियम। तो इसलिए ये केमिकली इसकी थोड़ी सी साथ यूरेनियम से मुख्तलिफ है, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियली जो है वो लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसकी जो सेपरेशन है यूरेनियम 238 से वो मच ईजियर है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू कि आप जो यूरेनियम 23592 की बात करते हैं उसके मुकाबले में इसको सेपरेट करना ज़्यादा आसान है नेचुरल यूरेनियम से, एज़ कम्पेयर टू जो यूरेनियम 235 ना, उसके लिए तो बाकायदा इनरिचमेंट करनी पड़ती है, वो भी इससे अगला आर्टिकल हमने वही पढ़ना है। जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का प्लूटोनियम फ्यूल फ्रॉम यूरेनियम इज़ नोन एज ब्रीडिंग,
अब इसीलिए इसको कहते हैं ब्रीडिंग रिएक्टर। ठीक है, यूरेनियम से अगर आपने प्लूटोनियम प्रोड्यूस करना है तो वो जिस रिएक्टर के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोसेस जो कहलाता है वो ब्रीडर प्रोसेस कहलाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूरेनियम ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तो ये डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि जो प्लूटोनियम फ्यूल है उसको इसके अंदर जनरेट जो है वो किया जाए। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्टर है इसका बेसिक मकसद क्या है कि इसके अंदर प्लूटोनियम का फ्यूल जो है उसको आपने जनरेट करना है। तो यूरेनियम 239 प्लूटोनियम 239-92 can be used as a reactor fuel। इसको हम एज ए रिएक्टर फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। एंड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए प्लूटोनियम Plutonium is chemically different from uranium। तो ये डिफरेंट है केमिकली जो है यूरेनियम से। Therefore its separation from uranium is much easier। ये काफ़ी ईजियर है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन of plutonium फ्यूल, ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप प्लूटोनियम फ्यूल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम यूरेनियम, is known as ब्रीडिंग। इसको हम ब्रीडिंग का नाम देते हैं। एंड आ रिएक्टर डिज़ाइंड, और जो रिएक्टर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस प्लूटोनियम फ्यूल is known as ब्रीडर रिएक्टर। तो उसको हम ब्रीडर रिएक्टर का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि वो रिएक्टर कि जिसके अंदर आप प्लूटोनियम को यूज़ करते हैं,
फिशन के लिए, उस रिएक्टर को हम ब्रीडर रिएक्टर का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये हम हमने डिटेल से, ये दो किस्म के रिएक्टर्स थे, एक प्रेशराइज रिएक्टर था, एक ब्रीडर रिएक्टर है। मतलब वो पूछ सकता है कि आप जो टाइप्स हैं रिएक्टर्स की उसको डिस्क्राइब करें। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो करनी है इनरिचमेंट, क्योंकि बार बार जो है वो जिक्र हो रहा है यूरेनियम 23592 का, और अभी तक यही बात पता चल रही है कि सबसे यूज़फुल आइसोटोप जो नेचुरल यूरेनियम के अंदर है वो यूरेनियम 23592 है, और यूरेनियम 23592 जो वो है भी सबसे कम है। ठीक है भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, और नेचुरल यूरेनियम में उसकी अकरेंस भी सबसे कम है, सिर्फ 0.7% है। तो अब ज़ाहिर बात है कि अगर आपने कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करवाना है तो कंट्रोल चेन फिशन रिएक्शन के लिए आपको यूरेनियम 23592 की ज़रूरत है, और उसकी इतनी मिकदार होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका रिएक्शन जो है वो अकर कर सके। ठीक है, अब कितना 0.7% जो है, 0.7% तो आपने पीछे भी पढ़ लिया कि 0.7 के साथ तो नेचुरल यूरेनियम के अंदर हम फिशन को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो अब फिशन के लिए इसको निकालना नेचुरल यूरेनियम में से, ताकि हम स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ फिशन को इनिशिएट कर सकें, उस प्रोसेस को हम इनरिचमेंट का नाम देते हैं। रिच क्या होता है? अमीर। ठीक है, अब यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 23592 गरीब है, तो इस गरीब को अमीर करना है। ठीक है जी, तो वो कैसे? उसमें से निकाल के अमीर को, गरीब को अमीर करना, ये सबसे काम है, गरीब है बेचारा। ठीक है, लेकिन है साफ से गरीब हमेशा यूज़फुल होता है अमीर के मुकाबले में। ठीक है, तो लेकिन यूज़फुल ज़्यादा है, यूज़फुल पर्पज़ ऑफ एनर्जी के लिए आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गरीब यहाँ पर भी कामयाब है, यूरेनियम के अंदर भी आप देख लें। ठीक है, तो इनरिचमेंट, तो जो फिशन चेन रिएक्शन है ये हमने अभी ये पढ़ा है कि दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन नेचुरल यूरेनियम बिकॉज ऑफ ओनली 0.7% ऑफ इजीली फिशन एबल आइसोटोप यूरेनियम 23592 एज कंपेयर टू हैवियर आइसोटोप यूरेनियम 23892। ठीक है, अब ज़्यादा उसके अंदर जाहिर बात है जिसकी अबंडेंस ज़्यादा है वही वाला ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा मकदार में तो वह हैवियर है, ये बेचारा जो है उसके मुकाबले में लाइटर है नेचुरल यूरेनियम के अंदर। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड ए फिशन रिएक्शन इन ए रिएक्टर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम फिशन रिएक्शन को रिएक्टर में करें और या फिशन वेपन्स के अंदर, तो जो कंसंट्रेशन है यूरेनियम 23592 की, ये मस्ट बी सब्सटेंशली इंक्रीज्ड होनी चाहिए। यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप रिएक्टर के अंदर जो है वो रिएक्शन करवाएं, तो चाहे वेपन्स के लिए हो या यूज़फुल पर्पसेस के लिए हो, तो रिएक्टर में उस रिएक्शन को करवाने के लिए, अब नेचुरल यूरेनियम के अंदर तो ये बड़ी कम मिकदार में है, तो इसकी मिकदार को ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो फ्यूल आपने रिएक्टर के अंदर भरा हुआ है उस फ्यूल के अंदर यूरेनियम 23592 की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, इंक्रीज्ड होनी चाहिए, ये ज़्यादा अबंडेंट होना चाहिए एज़ कंपेयर टू यूरेनियम 23892। ठीक है, तो ये अब प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 23592 आइसोटोप इन यूरेनियम इज़ नोन एज इनरिचमेंट। ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप इसकी मिकदार को बढ़ाते हैं, आप इसकी मिकदार को इंक्रीज़ करते हैं, उसको हम इनरिचमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो इनरिचमेंट है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा सकती है। यानी कि जो इसको इनरिचमेंट का अफसरदगी, कि इसको ये भी इसका नाम होता है, पता नहीं उर्दू के अंदर कहते हैं यूरेनियम को अफसरदा करना,
ठीक है, उस यूरेनियम के अंदर से निकालना यूरेनियम के किसी आइसोटोप को, ठीक है। तो जो पास ईयर है उनमें यूरेनियम जो है वो इनरिचमेंट उसको प्रोड्यूस किया गया गैसियस डिफ्यूजन के साथ विद यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। उसके अंदर यूरो किया गया बीइंग थ्रू अबाउट 2000 सक्सेसिव पैरामेबल बैरियर्स। फिर उसके बाद जो मालिक्यूल्स है यूरेनियम UF6 235-6 के जो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकते हैं किसी बैरियर के अंदर यूरेनियम UF238-6 के मुकाबले में इनके स्मॉलर मास की वजह से। जाहिर बात है, अब जिसका मास कम होगा उसकी डिफ्यूज़न का मतलब है उसके अंदर घुस जाना, उसके साथ मिल जाना, उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाना। तो ये वाले जो हैं गैसियस डिफ्यूजन, इसको कहते हैं गैसेस, गैस के ज़रिए जो है वो डिफ्यूजन कराना। तो वो गैस के ज़रिए डिफ्यूजन करवा के वो एक आइसोटोप जो है उसके अंदर से उसको, इसके अलावा एक और भी होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये टेक्निक भी यूज़ की जाती है। इस टेक्निक के अंदर भी जो है वो एक फार्मूला आता है वहाँ पर R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। वो जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है वो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का मतलब है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा। अब मास स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है कि आप जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ऐसे रीजन के अंदर एंटर कर देते हैं जहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, वो तो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो बड़ा रेडियस बनाएगा पार्टिकल, यानी कि जो आइसोटोप बड़ा रेडियस बना रहे होंगे उनका मास ज़्यादा होगा और जो छोटा रेडियस बना रहे होंगे उनका मास कम होगा। ये भी एक मेथड जो है इसको भी यूज़ किया जाता है इनरिचमेंट के लिए। इसके ज़रिए भी जो वो है वो यूरेनियम 235-92 को जो है वो नेचुरल यूरेनियम में से अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट रिसेंट मेथड जो है वो आजकल यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं हाई स्पीड गैस सेंट्रीफ्यूजेस फॉर द सेपरेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस पॉसिबल होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स, ठीक है। इसको ब्रीडर रिएक्टर्स की मदद से ये प्रोसेस जो वो किया जाता है टू स्लो डाउन द रिसर्च प्रोसेस इन इनरिचमेंट, ठीक है। ये फिर इसको आप जो है वो इनरिचमेंट के अंदर यूज़ करें ज़्यादा। सेंट्रीफ्यूज जो है ना, सेंट्रीफ्यूज ये एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो रिएक्शन फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। यानी कि जहाँ पर अब जाहिर बात है अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहा है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पास कहाँ से आई है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब वो पार्टिकल जाके सेंटर के साथ लग क्यों नहीं जाता? वो क्यों सर्कल के अंदर ही मूव कर रहा था? वजह यह है कि उसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लग रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये सेंट्रीफ्यूज टेक्निक्स इनको भी यूज़ किया जाता है इनरिचमेंट के लिए, ठीक है। तो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ increasing the concentration of uranium 235-92 isotope in uranium is known as enrichment। इसको हम enrichment का नाम देते हैं। तो enrichment can be made in several ways।
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको किया जाता है। नंबर 1 पे यूरेनियम enrichment is done by gaseous diffusion। ठीक है, इसको गैसियस डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसके लिए किया जाता है विद यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के साथ UF6। ठीक है, तो इट इज पास थ्रू बैरियर्स, अगर 2000 बैरियर्स में से इसको पास किया जाता है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरेनियम फ्लोराइड 6,235। ठीक है, ये जो है ये आर स्लाइटली more likely to diffuse through each barrier। then UF238-6 because of their smaller mass। इनके स्मॉलर मास की वजह, यानी कि एक पहला मेथड जो है वो कौन सा है, वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का। ठीक है जी, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड, डिफ्यूजन। और उसके अंदर आप कौन सा जो है वो करते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6। इसके अंदर भी इसके 2 आइसोटोप हैं। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में 235-6 भी है और 238-6 भी है, लेकिन 235-6 जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है क्योंकि इसका मास लाइट है। जाहिर बात है वो चीज़ ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी या अंदर जाएगी जिसका मास कम होगा। जो भारी चीज़ होगी उसका डिफ्यूजन कम पॉसिबल जो है वो होगा। तो ये पहला मेथड है जिसके ज़रिए किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर एक और मेथड भी है, नंबर 2। वो मेथड है जो अभी रिसेंटली यूज़ हो रहा है, अ मोस्ट recent method uses high speed gas centrifuges for the separation। ठीक है, अब और भी प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हैं, लेकिन जो ब्रीडर रिएक्टर का था ना, फिर ब्रीडर रिएक्टर के बनने के बाद एक आसानी पैदा होगी
कि आप इनरिचमेंट को छोड़ें और सीधा सीधा क्या बनाएं, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम बना के आप उसकी मदद से रिएक्शन करवा लें। ठीक है, यानी कि आप इतना पैसा ये जो खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूज के ऊपर और जो डिफ्यूजन है, ठीक है, तो वो जब ब्रीडर रिएक्टर बन गया तो उसके बाद फिर वो इनरिचमेंट का प्रोसेस जो है वो अब ओल्ड हो गया। अब क्या करते हैं, वो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसका रिएक्शन करवा लेते हैं। उसको फिर जिस तरह भी उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना होता है वो रिएक्टर को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे आपने 3 न्यूट्रॉन्स को यूज़ करना है, यहाँ आपने 1 न्यूट्रॉन जो है उसको यूज़ करना है। ठीक है जी, अब ये तो हो गया फिशन, ये मसा ही ख़त्म हुआ है फिशन वैसे। अच्छा खैर, अब उससे आगे अब और ज़्यादा एडवांस, यानी कि न्यूक्लियर के अंदर जो और ज़्यादा एनर्जी जिसके अंदर हम हासिल कर सकते हैं, वो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है वो है फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। यानी कि आप कह लें कि पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या करती है, वो घूमती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, अच्छा पहले नंबर पे मैं इसको शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व था। ठीक है, आपने 2 कर्व्स बनाए थे, एक आपने मास डिफेक्ट के लिए बनाया था और एक आपने बाइंडिंग एनर्जी के लिए। मतलब कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक्चुअली ये किससे रिलेटेड हैं, दे आर रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। फिशन के अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होती है और फ्यूजन के अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी ही रिलीज़ होती है। तो फिर मैं ज़रा बनाता हूँ वो ग्राफ दोबारा, ज़रा थोड़ा सा उसको रिकॉल हम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ए मास नंबर है और इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। ऐसा सा कुछ आता है ये ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास हीलियम 4 और इधर मिड पे आयरन होता है और एंड के ऊपर यूरेनियम होता है। ये ग्राफ आपको याद है आप। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स हैं वो ये शो करते हैं, मतलब ये वाला जो कर्व है कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है जब 2 न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल न्यूक्लियस को। अभी पिछला जो प्रोसेस था ये उसका उलट है। पिछले प्रोसेस में क्या था कि आप न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके नतीजे में 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी उसका उल्ट है। यहाँ पर यह है कि 2 न्यूक्लियाई आप कंबाइन करते हैं और एक नया न्यूक्लियस बनता है। वहाँ पर आप न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पर आप न्यूक्लियस को बना रहे हैं। ठीक है, उधर तोड़ रहे थे तो एनर्जी, चाहे न्यूक्लियस टूटे चाहे न्यूक्लियाई जुड़े, दोनों सूरतों के अंदर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है E=mc² वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, कि मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो मास डिफेक्ट भी इसी वजह से ही आता है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका मास न्यूक्लियस का टोटल मास से ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस वो मास इन द फॉर्म ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाता है।
ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स shows that energy can be released if two nuclei combine to form a large single nucleus। ठीक है, तो ये जो कंबाइनिंग है ऑफ टू न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी कि आप जब दो फ्यूज करना, दो चीज़ों को इकट्ठा कर देना, उसको कहते हैं फ्यूजन, मिला देना। तो जब आप दो न्यूक्लियाई को इकट्ठा करते हैं, उनको मिलाते हैं, और उसके नतीजे में जब एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और ये फ्यूजन प्रोसेस जो है दैट इज़ द अपोजिट ऑफ द फिशन प्रोसेस। ठीक है, तो द कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस with the release of large amount of energy and this process is known as फ्यूजन प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है इसको आप फ्यूजन प्रोसेस का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि दो न्यूक्लियाई को कंबाइन किया जाए और कंबाइन करने के बाद एक लार्ज न्यूक्लियस जो है वो, यानी कि लाइटर मास के दो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब लाए जाए, वो आपस में फ्यूज़ हों, मिले, और उसके नतीजे में एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाए, और उसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस। तो मिसाल के तौर पर जब लाइट न्यूक्लियाई जो है वो हाइड्रोजन का वो कंबाइन होता है टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसके नतीजे में एनर्जी लिबरेट होती है। यानी कि अगर आप दो हाइड्रोजन के जो मिसाल के तौर पर दो ड्यूट्रियम्स जो हैं, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स जो हैं, आप उनको आपस में कंबाइन करें तो दो न्यूक्लियाई हो गए। आप जब उन दो न्यूक्लियाई को कंबाइन करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास हीलियम जो है वो बन जाएगी, हीलियम फॉर्म 4 2। ठीक है, तो अब ये क्या है, आपने दो हाइड्रोजन मिलाए, दो न्यूक्लियाई मिलाए किसके, हाइड्रोजन के, और उसके नतीजे में एक बड़ा न्यूक्लियस कौन सा बन गया, हीलियम का। तो ये क्या हुआ, अब इसमें जाहिर बात है एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तो हम कहेंगे कि ये एक फ्यूजन प्रोसेस जो है वो अकर हुआ है। फॉर एग्जांपल व्हेन टू लाइट nuclei of hydrogen combined a large nucleus
of helium is formed with the release of large amount of energy. दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो हैं, अब जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है हैवी न्यूक्लियस की, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर टू कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई। यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर, इसका कहने का मतलब यह है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जो बना है आपके पास न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के फ्यूजन होने से, उनके मुकाबले में यानी कि दो जो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर रहे हैं उनकी बाइंडिंग पर एनर्जी न्यूक्लियन जो है वो बहुत कम होती है एज़ कंपेयर टू उस न्यूक्लियस से कि जो उनके दोनों के मिलने से बनता है। जाहिर बात है उनके दोनों से मिलने से बना है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसका मतलब है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ nuclei of fusion nucleus is much more greater as compared to the binding energy per nucleon of lighter nuclei which combine to form heavy nucleus। ठीक है, तो वो लाइटर की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हैवी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कम होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है वो रिलीज़ होगी। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है इसको प्रोड्यूस करना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब आप दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, ठीक है, दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई जो हैं उनको जब आप एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि इनके दरमियान में कूलम्बिक बैरियर होगा, कूलम्बिक पोटेंशियल बैरियर। तो जब दो चीज़ें पॉजिटिव एक दूसरे के करीब ला रहे हैं और वो रिपेल कर रही हैं तो उनको तो फिर कंबाइन करना बड़ा मुश्किल काम। ये तो रिपल्शन आ रही है, पोटेंशियल का बैरियर बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल के बैरियर को या तो पार करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ये है कि अगर E लेस देन U भी हो तो तब भी टनलिंग हो जाती है। ठीक है, तो फ्यूजन प्रोसेस जो है दैट इज़ ए वेरी बिग एग्जांपल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ठीक है, कि वो जो बैरियर होता है, इवन कि इनकी एनर्जी जो न्यूक्लियर आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं उस बैरियर से कम होती है, लेकिन फिर भी ये उसके अंदर टनल कर जाते हैं, टनल आउट कर, मतलब टनल आउट करके आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उसके नतीजे में एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट
to produce फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है इसको प्रोड्यूस करना एक मुश्किल काम है, बिकॉज व्हेन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड nuclei come closer to each other, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो हैं, एंड क्लोजर टू फ्यूज, यानी कि अब जाहिर बात है आपने उनको एक दूसरे के करीब लेके आना है, तो उनको फ्यूज़ कराना है कि वो एक दूसरे के साथ क्या है मिल जाएं। और मसला ये है कि वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो उनके अंदर रिपल्शन है। वर्क हैज़ टू बी डन, तो आपको जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो हो रही है, जाहिर बात है पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्ज है, कूलम लॉ यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अब इनको फ्यूज़ करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने का मतलब ये है एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो है वो एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फ्यूजन इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए फिशन। भाई फिशन के अंदर तो न्यूक्लियस तोड़ रहे हैं आप, वहाँ पर जोड़ नहीं रहे दो को, और ना वहाँ पर कोई ऐसा इशू है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मौजूद है। वहाँ पर तो न्यूक्लियस पहले से था एक, उसको पकड़ के आपने तोड़ देना है। अब यहाँ पर मसला ये है कि न्यूक्लियस दो कंबाइन करने हैं, और कंबाइन करने भी कब है? जब पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव हैं ज़ाहिर बात दो प्रोटॉन्स हैं, अगर दो न्यूक्लियस दो प्रोटॉन्स हैं तो वो दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो उन प्रोटॉन्स को अगर आपने कंबाइन करना है तो उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल का बैरियर है, रिपल्शन का बैरियर है। ज़ाहिर बात है वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे। अब जब दो चीज़ें एक दूसरे को परे धकेलेंगी तो उनको आपस में मिलाने के लिए आपको साइडों से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तब वो कहीं जाकर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे और कंबाइन होंगे। इसीलिए क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है उनको कंबाइन करने के लिए, तो इसी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो एज कंपेयर टू फिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि फिर इसे बहुत लार्ज एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, hence it requires a large amount of energy।
तो लिहाजा आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़ाहिर बात है पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना है, ठीक है, टनल भी करवाना तो तब भी। एज कंपेयर टू फिशन रिएक्शन, तो फिशन रिएक्शन के मुकाबले में इसमें आपको बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिक्वायर्ड है। अब जो फिशन होता है उसके अंदर जो स्लो न्यूट्रॉन है वो इजीली कैप्चर्ड हो जाता है यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से विदाउट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों भाई? वो तो न्यूट्रॉन तो होता ही न्यूट्रल है, उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो होता ही न्यूट्रल है, उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो वो जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो वहाँ पर प्रोटॉन तो होंगे मौजूद, पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ठीक है। उसको इसके लिए तो वहाँ पर कोई पोटेंशियल का बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो उसको रोके, तो वो आराम से न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स जो हैं या दोनों न्यूक्लियाई जो कंबाइन हो रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज का यहाँ पर अब मसला है। अब जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर कूलम फोर्स आ जाएगी, और जहाँ पर कूलम फोर्स आएगी वहाँ पर फिर कूलम का बैरियर होगा। अब चार्ज दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, ये नहीं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो पार्टिकल है वो कौन सा है? एक तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो करेगा नहीं रिएक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा रह गया बीच में? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। अब दो न्यूक्लियाई आप एक दूसरे के पास लेके आए हैं तो उसमें न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसने तो कुछ नहीं करना। मसला किसका है? वो जो प्रोटॉन है उसके अंदर। अब वो प्रोटॉन आपने कंबाइन करने, उनके दरमियान रिपल्शन है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फिशन में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। फिशन में तो यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन आपने उसके अंदर मारा, न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा, वो फ़ौरन उसके अंदर घुस जाएगा, कैप्चर होगा, वो दो के अंदर टूट जाएगा। यहाँ पर ये सिलसिला नहीं है, इधर मुश्किल है बड़ा, ठीक है। तो जो रिएक्शन है हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन for fusion is H21 plus 2H1, ये बनेगा ट्रीटियम 3H1 प्लस एक प्रोटॉन इसमें निकलेगा। अब जो Q वैल्यू है इस रिएक्शन की, ठीक है, ये रिएक्शन जो लिखा है यहाँ पर वो है 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज 4.0 मेगा electron volt, and it can be performed in lab by accelerating
by accelerating a beam of deuterons onto deuteron target. ड्यूट्रॉन है, ये टारगेट है, ये ड्यूट्रॉन की बीम है। तो इसको लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है कैसे? एक्सेलरेट करके, यानी कि जो ड्यूट्रॉन्स आपने हिट करने हैं टारगेट ड्यूट्रॉन के ऊपर, उनको एक्सेलरेट करे, उनको ज़्यादा वेलोसिटी दें। जब ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जाकर ड्यूट्रॉन टारगेट के साथ जो है वो टकराएंगे। तो ये जो ड्यूट्रॉन्स हैं, दी ड्यूट्रॉन्स हैविंग द एनर्जी ऑफ 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन ओवरकम, ठीक है, ये ओवरकम कर सकती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टू इनिशिएट the fusion reaction। फ्यूजन रिएक्शन को मतलब इतनी एनर्जी है 0.5 मेगावाट के, फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकती है। अच्छा, अब जो बट द बीम करंट्स, यानी कि बीम करंट्स जो ड्यूट्रॉन्स आप हिट कर रहे हैं, ऑफ सच एक्सेलरेटेड ड्यूट्रॉन्स फ्रॉम the accelerator is of order of a few micro amperes and the total power out would be 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 वाट कह लें। ठीक है, अब ये पावर जो है 4 वाट, ठीक है, ये पावर, थैंक यू, ये पावर जो है ये तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तो बड़ी स्मॉल है। अब जाहिर बात है कि आप ये जो होता है ना, जिस जगह पर ड्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है उसके लिए एक्सेलरेटर्स होते हैं।
ठीक है, वो एक्सेलरेटर डिज़ाइन किए जाते हैं कि वहाँ पर इन न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा वेलोसिटी जो है या काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो आपके पास पावर आउटपुट आ रही है, ये तो इस रिएक्शन के नतीजे में कितनी है, 4 वाट की। तो ये पावर आउटपुट क्या है, ये तो बड़ी स्मॉल है। दिस पावर आउटपुट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये पावर आउटपुट है, ये तो बहुत स्मॉल है। टू हैव ए यूजफुल पावर सोर्स and it is too expensive। अब वो कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है हो रहा है, इसमें फ्यूजन हो रहा है लैब के अंदर। फ्यूजन को आप लैब के अंदर एक्सेलरेटर के ज़रिए जो बीम है उसको एक्सेलरेट करवा के परफॉर्म तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो आउटपुट के ऊपर आपको पावर मिल रही है वो पावर 4 वाट की है। तो ये पावर तो किधर इस्तेमाल होगी? ठीक है ना, मतलब हमारे पास इतनी एनर्जी है लैब के अंदर। एक्चुअली जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, इसको लैब के अंदर इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको लैब के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती ही नहीं है। ये किया है उन्होंने, साइंसदानों ने, लेकिन उसमें क्या है कि 4 वाट की पावर मिल रही है, और वो 4 वाट की पावर किसी काम की नहीं है, किसी यूजफुल पर्पज़ में तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब में जो आप कर रहे हैं परफॉर्म, उससे तो ये मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर मिले तो उसके लिए जो फिर आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। अगर वो इतना एक्सपेंसिव है कि वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टू जनरेट यूजफुल अमाउंट ऑफ पावर यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी पावर बने मिले कि वो यूजफुल हो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन मस्ट occur in bulk। तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन को बल्क में अकर करना पड़ेगा। अब बल्क के 2 तरह के मैनी होते हैं। एक तो मतलब होता है अंदरूनी बल्क प्रॉपर्टीज, और एक इसको एक मैनों में लिया जाता है ज़्यादती बल्क, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप यूज़फुल अमाउंट लेना चाहते हैं पावर की, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बल्क में फ्यूजन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और बल्क में फ्यूजन रिएक्शन करवाना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी स्पेशली किधर, लैब के अंदर। तो अब आपको इस बात का पता है कि जब आप गैस की बात करते हैं, ठीक है, इन दी केस ऑफ आइडियल गैस, जब आइडियल गैस की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, यही बात होती है कि आप उसके मालिक्यूल्स, गैस के मालिक्यूल्स का टेम्परेचर आपने बढ़ाना है अगर, तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी को
इंक्रीज जो है वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसका मतलब है हमें जो है वो मास जो है उसको हीट करना पड़ेगा ड्यूटेरियम के टू ए टेम्परेचर टू फिल द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अब आपने एक्सपेरिमेंट किया पीछे ड्यूटेरियम के साथ लैब के अंदर, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सिर्फ पावर जो है वो आपको मिली है 4 वाट की, और वो 4 वाट की पावर जो है वो बेचारी किसी काम की नहीं है। ठीक है, उससे आप जो है आगे कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। लिहाजा अब हमें यहाँ पर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी इन न्यूट्रॉन्स की। तो उस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज जब आप करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंक्रीज करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि आपका फ्यूजन रिएक्टर तो शायद उससे जल ही जाए, अगर आप उसको किसी यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये फिर मैं यहाँ पर रोकता हूँ। आज जहांगीर साहब के आने से पहले मैं चला जाता हूँ।